स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से है। वेस्ट एशिया के वहाँ पे इराक नाम का जो कंट्री है, वहाँ यूएस का जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हुआ है, जिसके अंदर 6 क्रू मेंबर्स हैं, उनका डेथ हुआ है। तब से आप देखिए कि वेस्ट एशिया में ये जो वॉर का जो सिचुएशन हुआ है, उस दौरान में यूएस के जो 2 एयरक्राफ्ट हैं, जिसके अंदर में जो कैजुअलिटीज़ हैं या जो क्रैश का जो सिचुएशन है, वो देखने के लिए मिला। अर्लियर फेज में हमने रीड किया था कि कुवैत के वहाँ पे फ्रेंडली फायर के दौरान में या मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन की वजह से कुवैत का जो फोर्सेज हैं, उन्होंने यूएस का जो F-15 है, जिसको कि क्रैश किया था। यूपीएससी आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में, कि हो सकता है कि आपको ये जो टर्म है वो मेंशन कर दिए जाएँ। F-15 है और इराक के वहाँ पे जो क्रैश हुआ है KC-185, और आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये जो टर्म है वो किसके रिगार्डिंग में है? क्या ये सुपर कंप्यूटर हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई टूल है, या आप देखिए कि एयरक्राफ्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा कि एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग में ये टर्म है वो यूज़ हुआ करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इराक के वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसको कि ईरान के द्वारा सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इस्लामिक रेजिस्टेंस। अभी यूपीएससी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको दे दिए जाएं और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री के वहाँ पे ऑपरेट हैं, वो किया करते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए हजीबुल्लाह है। हजीबुल्लाह कहाँ पे ऑपरेट करता है? लेबनान के वहाँ पे है, उसको भी ईरान के द्वारा ही सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। हमास है, वो कहाँ पे ऑपरेट करता है? गाज़ा स्ट्रिप के वहाँ पे। इस्लामिक रेजिस्टेंस है, वो ईरान के वहाँ पे ऑपरेट किया करता है। और हूतीज़ जो हैं, जो कि एक रेबल ग्रुप है, जो कि ऑपरेट करते हैं यमन के वहाँ पे। तो ये जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है, इन्होंने क्लेम किया है कि ये जो एयरक्राफ्ट को डाउन किया गया है, इनके ही द्वारा। अब आप देखिए कि यहाँ पे इराक के बारे में मेंशन था, इराक के वहाँ पे ये सिचुएशन डेवलप हुआ। एक बार हम ईरान के जो नाइबर कंट्रीज़ हैं, उनको रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये न्यूज़ के अंदर में भी है। तो आप देखिए कि वेस्ट एशिया के अंदर में जो लार्जर कंट्री है, इनके साथ में एरिया शेयर करता है, वो इराक है। इराक इसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। फिर टर्की के द्वारा एरिया है वो शेयर किया जाता है। टर्की के अलावा आप देखिए कि आर्मेनिया और अज़रबैजान है, वो भी अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर में जो तुर्कमेनिस्तान है, वो अपना एरिया शेयर करता है ईरान के साथ में। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, जो कि इसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर में एरिया है वो शेयर किया करते हैं। तो ये ईरान के नाइबर कंट्रीज़ हमने देखे। कौन-कौन से वाटर बॉडी के साथ में ये अपना एरिया शेयर करता है? नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कैस्पियन सी है, वो सिचुएटेड है। और सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि जो पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, वहाँ पे भी ईरान का जो एरिया है, वो शेयर हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स, इसी पर्शियन गल्फ के अंदर में खर्ग नाम का एक आइलैंड है, जिसके ऊपर में अभी रिसेंटली यूएस के द्वारा जो अटैक है वो किया गया। और इसी आइलैंड के थ्रू आप देखिए कि ईरान अपना जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो कैरी आउट करता है। नेक्स्ट न्यूज़ आप देखिए कि वेस्ट एशिया का ये जो सिचुएशन है, उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, उसके रिगार्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल काइंड ऑफ फंड है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। अब ये सपोर्ट क्यों प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड को, कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो इकोनॉमिकल यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील किया जा सके। इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। एक तो आप देखिए कि एनर्जी का जो शॉर्टेज यहाँ पे क्रिएट हुआ, एनर्जी का शॉर्टेज क्रिएट हुआ। शॉर्टेज क्यों हुआ एनर्जी का? क्योंकि जो सप्लाई है, जो उसके अंदर में डिस्टरबेंस है वो हुआ है। एनर्जी का शॉर्टेज यहाँ पे होना, ऑयल प्राइजेज के अंदर में चेंज होना, ऑयल प्राइजेज के अंदर में चेंज होना, एनर्जी का शॉर्टेज होना और सप्लाई चेन के अंदर में डिस्टरबेंस होना। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये जो इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है वो फेस होने लगी है। तो उसी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया गया? इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। इकोनॉमिकल स्टेबलाइजेशन फंड है, जिसमें 50,000 करोड़ का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपना जो अर्लियर पॉलिसी है उनको भी एंडोर्स किया है, कि जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था या उसके बाद में जो इकोनॉमी है जो रिवाइवल सिचुएशन में था,
तो उस दौरान में जिस तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन किया गया है या इकोनॉमी को इस तरीके से डेवलप किया गया कि किसी भी तरीके से जो शॉक है उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके। अब देखिए कि उसकी वजह से ऐसी जो सिचुएशन है उसको भी डील है वो कर लिया जाएगा। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको हम यहाँ पे अचीव करेंगे। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है इस ईयर की रिगार्डिंग में? तो 4.4% ऑफ जीडीपी है जिसको कि फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है वो रखा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वेस्ट एशिया का ही सिचुएशन की वजह से जो अलग-अलग एरिया को इम्पैक्ट हुआ है, उसके रिगार्डिंग में कुछ न्यूज़ हैं उनको एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो हमारा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक यहाँ पे कार्गो वेसल है जो कि ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया करता है। तो इस कार्गो वेसल के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है उसको उसको पास है वो किया गया है और प्रेज़ेंट समय में इसका इनका जो लोकेशन है वो है इस जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ पे। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि इंडिया ने आप देखिए कि इंडियन जो लीडर्स हैं उनके द्वारा ईरानियन लीडर के साथ में डिस्कशन है वो किया गया था। ईरान का कुछ शिप हैं जिनको कि हमने कोचिन के वहाँ पे डॉक भी किया है जब उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया। ईरान का जो शिप्स हैं जिनके ऊपर में अटैक हुआ था इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में, तो उनका जो शिप है उसको डॉक किया जाए तो कोचिन के अंदर में हमने किया था। अब इंडियन फ्लैग जो एलपीजी कैरियर है जो यहाँ पे क्रॉस हुआ तो हो सकता है कि ईरान और इंडिया के जो लीडर्स हैं उनके डिस्कशन की वजह से ही इसको क्रॉस है वो करवाया गया हो। अ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आया करता है ये आपका होमवर्क है तो कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं कि जो पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है उनको ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो यहाँ पे पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं उनका एक स्टेटमेंट है कि एलपीजी के शॉर्टेज की वजह से लिटिल बिट जो कंसर्न्स हैं वो क्रिएट हुए हैं बट आप देखिए कि आने वाले समय में इन कंसर्न्स को डील है वो कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें जो गैस का जो सप्लाई है उसके लिए तो 60% हम गैस का जो सप्लाई है वो इम्पोर्ट किया करते हैं। 60% हम गैस का जो सप्लाई है वो इम्पोर्ट किया करते हैं और इस आउट ऑफ द 60% में जो 90% का जो गैस सप्लाई है वो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू आया करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू वहाँ पे आप देखिए कि जो कतर है, कतर के अलावा कुवैत है, तो इन कंट्रीज़ के थ्रू हमारा जो गैस का जो हम इम्पोर्ट है वो किया करते हैं। तो लिटिल बिट कंसर्न है डिस्टर्बेंस होने की वजह से। हमारे काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम एक्सपोर्ट भी किया करते हैं इन वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को। तो कौन-कौन से प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट किया करते हैं? एक तो आप देखिए कि हमारा जो बासमती राइस है क्योंकि ये बिरयानी जो है वो कंज़्यूम किया जाता है इन कंट्रीज़ के द्वारा। देखिए कि जो राइस है वो लार्जर वे के अंदर में एक्सपोर्ट हुआ करता है। मैंगो का जो पल्प है वो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ करता है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर में ये जो इंडस्ट्री है उनके द्वारा अपना जो सिचुएशन बताया गया कि जो तोतापुरी नाम का जो मैंगो है वो उनके द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है वेस्ट एशिया के वहाँ पे और पल्प का जो ट्रेड है जिसमें लिटिल बिट डिस्टर्बेंस यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन एरिया के अंदर में इंडियन जो पर्सन्स हैं उनका किस तरीके से वर्क फोर्स के अंदर में एंगेजमेंट है। अब देखिए कि अभी हमने शिपिंग के सेक्टर के बारे में रीड किया, तो शिपिंग का ही एक एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें हमारे 23,000 के आसपास जो इंडियन पर्सन हैं जो वर्क किया करते हैं। तो आप देखिए कि एक सेक्टर ऐसा जिसमें इतनी लार्जर नंबर के अंदर में इंडियन पर्सन्स का वर्क है इस पर्शियन गल्फ गल्फ ऑफ ओमान के एरिया में अलग-अलग कंट्री के वहाँ पे। हमारा काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हुआ करता है। इंडियन पर्सन्स वहाँ पे रहा भी करते हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर में भी ये मेंशन किया गया है कि हमारे यहाँ पे जो 90 लाख से लेकर 1 करोड़ के आसपास जो पर्सन हैं, वो आप देखिए कि वेस्ट एशिया के लिए जाया करते हैं जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, जॉब अपॉर्च्युनिटी है, ट्रैवल के लिए और इंडियन जो पर्सन है वो लार्जेस्ट वहाँ पे शेयर है, लार्जेस्ट किसी भी फॉरेन कंट्री से आप देखिए कि जो पर्सन जिनका कि वहाँ पे प्रेज़ेंस होना। अब ये बेसिकली शो करता है कि वेस्ट एशिया का किस तरीके से हमारे लिए रेमिटेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारी जो वर्कफ़ोर्स है उनके जॉब अपॉर्च्युनिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रेंथन हुए हैं प्रीवियस कुछ ईयर्स के अंदर में, बट ये जो वॉर सिचुएशन की वजह से डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ जिसको कि एक ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर में मेंशन किया गया है। कल हमने डिस्कस किया था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में कि उनका एक रिज़ॉल्यूशन है जिसमें जिसमें कहा गया, ईरान जो है वो सिविलियन पर्सन को टारगेट है वो ना करे।
तो आप देखिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के इस रिज़ॉल्यूशन को इंडिया के द्वारा भी एंडोर्स किया गया है यूएनएससी के वहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पता होना चाहिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए कि मेंबर कंट्री कौन-कौन से हैं, सऊदी है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा कुवैत है, कुवैत के अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बहरीन है, ओमान है, ओमान के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कंट्री है, वो कौन है? कतर नाम का जो कंट्री है वो भी इसका पार्ट है। तो ईरान और इराक हैं जो नहीं हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का 1981 के समय इसको सेटअप किया गया था। और सऊदी अरेबिया के वहाँ पे जो रियाद नाम की जो जगह है, जो उनका कैपिटल सिटी है, वहाँ पे आप देखिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशंस को फाइल किया था, अब उन्होंने एक हिंट दिया है कि उनके जो डिप्टी सीएम हैं, वही आने वाले समय के अंदर में सीएम का जो पोस्ट है उसको टेक ओवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रेज होता है, सीएम के द्वारा जब रिजाइन किया जाता है तो अपना रेजिग्नेशन वो किसको सबमिट करते हैं? किसी भी तरीके से रेजिग्नेशन हो कि उनकी पार्टी को जो प्रॉपर यहाँ पे वोटर्स हैं या प्रॉपर कॉन्फिडेंस वो नहीं है फ्लोर ऑफ द असेंबली के वहाँ पे, कि आप देखिए कि उनका किसी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर में उनका पार्टी है वो उस कॉन्फिडेंस को गेन नहीं कर पाया, जो मिनिमम नंबर्स हैं उनको नहीं गेन कर पाए। तो और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे वॉलंटरी बेसिस के ऊपर में रिजाइन किया जाए तो उस समय जो रेजिग्नेशन वो किसको सबमिट हुआ करता है, गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन है वो सबमिट करते हैं। नया जो जो सीएम जब अब आप देखिए कि सीएम का पोस्ट अगर वैकेंट होता है तो कंप्लीटली जो कैबिनेट है उसका कोलैप्स होगा। कब कंप्लीटली जो कैबिनेट है वो फिर से ओथ प्रोसेस के अंदर में पार्टिसिपेट है वो करेगा। आर्टिकल 164 है जो कि चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में है, और चीफ मिनिस्टर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनकी गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको समय-समय पे गवर्नर को आप देखिए कि कम्युनिकेट करें, गवर्नर को अपने इन्फॉर्मेशंस उनके द्वारा बताए जाएँ। तो ये चीफ मिनिस्टर के बारे में हमने रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हमारे एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है। उन्होंने अपने जो एमएलएज हैं उनको अदर स्टेट्स के वहाँ पे शिफ्ट किया है, जिससे कि किसी भी तरीके से जो एमएलए हैं उनका पोचिंग ना हो, किसी अदर पार्टी को वो शिफ्ट ना हो, कैंडिडेट के द्वारा उनसे सपोर्ट है वो ना मांगा जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या राज्यसभा के अंदर में एंटी डिफेक्शन लॉ अलाउ नहीं होता है क्या? तो अब देखिए कि राज्यसभा के अंदर में जब भी कोई पर्सन वोटिंग करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उनको बेसिकली चैलेंज है वो नहीं किया जा सकता, तो एंटी डिफेक्शन लॉ अलाउ नहीं होता है। राज्यसभा में पहले सीक्रेट जो वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जो सीक्रेट बैलेट हुआ करता है कि किसी को भी आप नहीं शो करो आपने किसको अपना वोटिंग किया है। बट आप देखिए कि जो सीक्रेट बैलेट है वो किसी न किसी तरीके से करप्शन का या किसी अपने फेवरेबल पर्सन को वोटिंग करने का जो ग्राउंड है वो ना बने, क्योंकि ऐसा सिचुएशन डेवलप भी हुआ था कुछ स्टेट के वहाँ पे। तो 99 के समय में या 2000 के समय में इसको चेंज किया गया, सीक्रेट बैलेट को इसको कर दिया गया ओपन बैलेट के रूप से। कि ओपन बैलेट ही हमें कैरी आउट करना है, जब भी राज्यसभा में वोटिंग होता है तो पर्सन के द्वारा इंक से आप देखिए कि मार्क करने के बाद में उनको शो किया जाता है वहाँ पे जो कैंडिडेट के जो एजेंट हुआ करते हैं कि इनको इन्होंने वोटिंग दिया है। तो ये ओपन बैलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है राज्यसभा में। और एंटी डिफेक्शन के थ्रू डिफेक्शन है वो अलाउ नहीं होगा अगर कोई पर्सन क्रॉस पार्टी वोटिंग करता है तो उस दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें महाराष्ट्र के, वहाँ पे स्टूडेंट्स मराठी लैंग्वेज के बारे में हैं, तो उसके उसको रिको अगर स्कूल के अंदर में नहीं पढ़ाया जाएगा तो रिकॉग्निशन लूज़ हो सकता है, इस तरीके का ये स्टेटमेंट है। एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल 8 के अंदर में क्या मराठी लैंग्वेज है जिसको इंक्लूड किया गया है? तो यस स्टूडेंट्स, तो ओरिजिनली 14 लैंग्वेज हमारे शेड्यूल 8 के अंदर में है, जिसमें मराठी लैंग्वेज है वो भी इसका पार्ट है। क्या हमारे यहाँ पे जो क्लासिकल जो लैंग्वेज हुआ करती हैं, क्लासिकल लैंग्वेज क्या उसके अंदर में भी मराठी को इंक्लूड किया गया है? रिसेंटली आप देखिए कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, तो जो क्लासिकल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन का जो क्राइटेरिया था उसमें भी अमेंड किया गया और मराठी लैंग्वेज को एज ए क्लासिकल लैंग्वेज के रूप से भी रिकॉग्नाइज किया गया। शेड्यूल 8 में ओरिजिनली 14 लैंग्वेज हुआ करती थी, अब जो लैंग्वेज हैं वो 22 हैं। बाद में इन लैंग्वेज को ऐड किया गया अलग-अलग अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू में। क्लासिकल लैंग्वेज है वो पहले 6 हुआ करती थी, 4 तो सदर्न इंडिया से हुआ करती थी, जिसमें आप देखिए कि तमिल है, तमिल के अलावा आप देखिए कि मलयालम है, कन्नड़ा है और तेलुगु है।
तो ये 4 लैंग्वेज तो सदर्न इंडिया से आप इनको कंसीडर कर सकते हो। एक लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे जो संस्कृत हुआ करती थी, संस्कृत है और ओडिया जो लैंग्वेज है। अब याद क्या रखना है कि जो प्रेज़ेंट समय में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं, वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है ये। ये जो इसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर में बोली जाती थी, किसी भी तरीके से अदर लैंग्वेज के साथ में इनका कॉपी नहीं है और एक डिसकंटिन्यूटी भी है, जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसके स्पीकिंग एरिया के स्पीकिंग टाइम पीरियड के अंदर में और प्रेज़ेंट समय में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके बिटवीन में एक एक डिसकंटिन्यूटी का जो टाइम पीरियड है वो भी एग्ज़िस्ट करना चाहिए। तो ये 6 लैंग्वेज तो सदर्न इंडिया से हुआ सॉरी 4 लैंग्वेज सदर्न इंडिया से और 2 जो लैंग्वेज हैं वो संस्कृत और ओडिया जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे होती थी। अब चेंज क्या किया गया? चेंज ये किया गया कि जो पाली लैंग्वेज है, पाली है, प्राकृत है, प्राकृत जो कि सातवाहनाज का ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। पाली है, प्राकृत है, पाली प्राकृत के अलावा आप देखिए कि बंगाली है, आसामीज़ है और मराठी लैंग्वेज है। इन 5 लैंग्वेजेज़ को और यहाँ पे इंक्लूड किया गया तो प्रेज़ेंट समय में टोटल 11 है। फिर आप देखिए कि सीपीआई का जो नया सीरीज़ आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो नया सीरीज़ आया है, जिसके अंदर में सेकंड जो यहाँ पे सीरीज़ रिलीज़ हुआ, बेस ईयर चेंज हुआ है। तो अगर हम बात करें हिस्टोरिकल वे के अंदर में कंपैरिज़न का, तो आप देखिए कि कंपैरिज़न अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नया बेस ईयर है, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे सीपीआई का जो नंबर है, उसमें इंक्रीज़ बताया गया है लास्ट 10 मंथ के कंपैरिज़न के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एग्जाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए नया जो सीपीआई का जो सीरीज है जिसके अंदर में फूड सेक्टर का जो वेटेज है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। बट स्टिल आप देखिए कि जो वेस्ट वेस्ट एशिया में जो डिस्टरबेंस हुआ, वेस्ट एशिया के अलावा जो सप्लाई चेन के अंदर में डिस्टरबेंस हुआ है, इसमें फूड का जो प्राइजेज है उसको ही लार्जर वे के अंदर में फूड है, फ्यूल है, इन एरियाज को लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट है वो हुआ है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के दौरान में आपने सीपीआई का जो डाटा है उसमें काफ़ी कम ग्रोथ आपने ऑब्जर्व किया होगा। उसके बिहाइंड में जो बेस इफ़ेक्ट है उसका भी एक रोल है कि जो बेस ईयर है वो यहाँ पे कंप्लीटली आप देखिएगा आउटडेट हो चुका था। तो बेस इफ़ेक्ट का भी एक रीज़न है लास्ट ईयर के दौरान में इस तरीके से जो कंटिन्यूअस डिक्लाइन हुआ था सीपीआई के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आने वाले समय के अंदर में जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अलावा आप देखिए कि जो अल नीनो है, अल नीनो जो कि एक मानसून के अंदर में वीकर कंडीशन हुआ करता है। वेस्ट एशिया का जो डिस्टरबेंस है, तो इन एरियाज़ को कंसीडर करते हुए एमपीसी अपना जो डिसीजन लेगा कि कैसे हमारा जो इकोनॉमी है, इसको रेगुलेट किया जा सके फाइनेंशियल सेक्टर को यहाँ पे। फिर आप देखिए कि स्टेट का जो हेल्थ का जो सेक्टर है जिसको डायरेक्शन इश्यू किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों डायरेक्शन इश्यू किए गए हैं स्टूडेंट्स? रचना गंगू का एक जो केस है या पिटीशन है, रचना गंगू, इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस को इश्यू किया गया कि ऐसे पर्सन जिन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन लगवाया था और कोविड-19 के वैक्सीन लगवाने के बाद में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कि इम्यूनाइजेशन का जो इनिशिएटिव है जिसकी वजह से उनको एडवर्स इवेंट हुआ है, बॉडी के अंदर में रिएक्शन हुआ है उनका जो वैक्सीन की वजह से या किसी भी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे कोई फ़ॉल्ट है वो डेवलप होना। एक जो कॉम्प्लिकेशन है उसका डेवलप होना, तो ऐसे लोगों को जो कंपनसेट किया जाए स्टेट के द्वारा। स्टेट अब इनको क्यों कंपनसेट करे? एक वेलफेयर स्टेट के रूप से कंपनसेट है वो करना है। इसके अलावा आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व ये भी किया गया कि अभी तक इन लोगों के जो संख्या है, जो एडवर्स एडवर्स इवेंट और फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की वजह से जो लोगों का जो संख्या है वो काफ़ी कम था। और गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि उनको कंपनसेट है वो नहीं किया गया था। गवर्नमेंट ने कहा कि लोग वॉलंटरी बेसिस के ऊपर में इन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कंपनसेट नहीं किया गया। वेलफेयर स्टेट का जो पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए ये यहाँ पे जो कंप्लीटली डायरेक्शंस हैं वो इश्यू हुए हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे क्या सजेशन है। अभी हमने एचपीवी जो वैक्सीन है उसके रिगार्डिंग में भी एक वैक्सीन ड्राइव को लॉन्च किया है। तो जो भी वैक्सीन यहाँ पे लगवाई जाए उसका प्रॉपर वे के अंदर में एग्जामिनेशन होना चाहिए। एचपीवी वैक्सीन का जो नया ड्राइव है उसको भी केयरफुली मैनर के अंदर में ही इम्प्लीमेंट किया जाए कि किसी का बॉडी के ऊपर में कोई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो यहाँ पे ना डेवलप हों। तो कंप्लीटली जो फ़ॉल्ट बेस्ड लायबल सिस्टम है उसको नो फ़ॉल्ट के रूप से यहाँ पे चेंज किया गया और एक वेलफेयर स्टेट के रूप से या आप देखिए कि ये जो
जो जो उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आपको इनको कॉम्पेंसेट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, जो चीफ आप देखिए कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके रिमूवल के बारे में है। सॉरी, इलेक्टोरल ऑफिसर जो है वो यूज हुआ करता है स्टेट के वहाँ पे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके रिमूवल के रिगार्डिंग में एक नोटिस है वो सबमिट हुआ है पार्लियामेंट के वहाँ पे, बोथ हाउसेज के अंदर में ये सबमिट हुआ। तो सीईसी का जो रिमूवल है वो किस तरीके से पॉसिबल हुआ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 324 क्लोज 5 वो मेंशन करता है कि आपको अगर सीईसी को रिमूव करना है तो इसका जो ग्राउंड है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके इक्विवेलेंट ग्राउंड होना चाहिए, उसी के बेसिस के ऊपर में इनको रिमूव है वो किया जाए। हमारा जो जजेज इंक्वायरी एक्ट है, जजेज का जो इंक्वायरी एक्ट है, जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 वो मेंशन करता है कि नोटिस अगर सबमिट कर दिया गया है, तो एक कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। 3 मेंबर का एक कमेटी होता है जो कि यहाँ पे एग्जामिन करेगा कि यहाँ बेसिकली रिमूव करना है या क्या जो ग्राउंड है जिनके बेसिस के ऊपर में उनको रिमूव करना है। पार्लियामेंट्री पैनल ने आप देखिए कि यहाँ पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में। हमारा जो अर्बन एरियाज हैं उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो समर का समय हो, जब अर्बन हीट आइलैंड के रूप से ये सेटअप होता है, मानसून का समय हो जब आपको अर्बन फ्लड का सिचुएशन देखने के लिए मिलता है, अर्बन फ्लड है। विंटर के समय में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे एयर क्वालिटी का डिक्लाइन होना हो, एयर क्वालिटी तो आप देखिए कि समर के समय में भी बेटर नहीं है। और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन के अंदर में प्रॉब्लम होने लगी हैं। अर्बनाइजेशन में लार्जर वे के अंदर में पॉपुलेशन का इंक्रीज करना, पीपल्स का माइग्रेट करना, क्योंकि जो अर्बन एरिया हैं, जो सिटीज़ हैं, वो ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी है। तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर लाइवलीहुड के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। बट आप देखिए कि हमारे अर्बन एरिया का जो लाइफ़स्टाइल है वो कैसे हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में तो प्रॉब्लम यहाँ पे शो ही किया गया। रिसेंटली ओबेसिटी का एटलस आया था जिसमें बताया गया था कि हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं, उसमें ओबेसिटी, हेवी वेट का जो कंडीशन है उसको उसको उस एटलस के अंदर में मेंशन किया गया। हर्पेस नाम का जो वायरस है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस ये हुआ करता है जिसका किसी भी तरीके से जो इलाज है वो नहीं अवेलेबल है। बट आप देखिए कि इसमें ऑटो इम्यून सिस्टम के थ्रू भी ट्रीट है वो हुआ करता है। ये वहाँ पे वेस्ट बंगाल के वहाँ पे एक प्रिजन एरिया के अंदर में इसका स्प्रेड हुआ था, पहले भी हुआ था, फिर से यहाँ पे केसेस सामने आए हैं। तो उसके बारे में मेंशन है, बस आपको मैक्सिमम ये पता होना चाहिए कि हर्पेस जो सिम्प्लेक्स वायरस है, हर्पेस सिम्प्लेक्स जो वायरस है, उसके बारे में ये मेंशन है जिसका अगर हम बात करें स्पेसिफिक इस वायरस को ट्रीट करने के रिगार्डिंग क्या किसी तरीके का क्योर अवेलेबल है, तो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। फिर आप देखिए कि पेंडेमिक का जो समय था वो पेंडेमिक के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट हुआ है जिनेवा के वहाँ पे उसका एक मीटिंग होगा और इंडिया ने आप देखिए कि जो बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे टॉक करेगा कि बेनिफिट का जो एरिया है उसको शेयर किया जाए। बेनिफिट जो शेयरिंग सिस्टम है उसके बारे में, बेनिफिट सिस्टम के बारे में इंडिया इसको एंडोर्स करता है। इंडिया और सेशेल्स का जो 3 विंग है डिफेंस फोर्स का, उनके बिटवीन में एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है। सेशेल्स के बारे में आपको जानकारी ये होना चाहिए कि 12th मार्च को जब हम रीड करते हैं तो आपको पता ये होना चाहिए कि 12th मार्च का जो डे है उसको सेशेल्स अपना नेशनल डे के रूप से ऑब्जर्व करता है। एम के गांधी ने जब दांडी मार्च है वो 12th मार्च को ही स्टार्ट किया था और एम के गांधी के साथ में अपना इन्फ्लुएंस वो शो करता है सेशेल्स यहाँ पे। तो आप देखिए कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का नाम क्या है, लिमितिए। लिमितिए इस एक्सरसाइज का नाम है जो कि इंडिया और सेशेल्स के बिटवीन में है। मेंस्ट्रुअल जो लीव है अगर वुमेन्स को प्रोवाइड किया जाएगा तो उनके करियर को हर्ट कर सकता है। अगर इसको कंपल्सरी बेसिस के ऊपर में प्रोवाइड किया जाएगा तो आप देखिए कि वो उनका जो करियर है उसको यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है। वॉलंटरी बेसिस के ऊपर में ये लीव्स होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वॉलंटरी बेसिस के ऊपर में वुमेन्स को इस तरीके से सपोर्ट करे, वुमेन एम्प्लॉइज को, और उनको ये वॉलंटरी बेसिस के ऊपर लीव है वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो यूनियन कार्बाइड है 1984 के समय में आप देखिए कि यूनियन कार्बाइड नाम का एक कंपनी है भोपाल के वहाँ पे, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, उसका लीकेज होता है और उस लीकेज के बाद में आप देखिए कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का कैजुअलिटी आया था।
तो ये यूनियन कार्बाइड कंपनी के अंदर में जो वेस्ट वहाँ पे है, तो उस वेस्ट का जो क्लीन अप प्लान है वो क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जेईई का एग्ज़ाम अगर आप देते हो, जेईई के अलावा आप देखिए कि मेडिकल का एग्ज़ाम आप देते हो, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में क्वेश्चन है वो वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं 12th बेस एग्ज़ाम के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि जो चंबल का जो सेंचुरी है, चंबल सेंचुरी जो कि 3 स्टेट्स का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे सिचुएटेड है। कुछ पार्ट राजस्थान के अंदर में है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश में है और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश के अंदर में है। और चंबल का जो सेंचुरी है, जहाँ पे घड़ियाल्स पाए जाते हैं, घड़ियाल्स हैं। घड़ियाल के अलावा आप देखिए कि जो इंडियन क्रोकोडाइल हैं, जो कि शिप ईटिंग जिनको कि फिश ईटिंग सॉरी शिप नहीं, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स के नाम से हम जानते हैं। तो उनका प्रेजेंस हुआ करता है, तो उनका ओवरऑल जो हैबिटाट है उसको इम्पैक्ट करता है वहाँ पे इल्लीगल सैंड माइनिंग होना। सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे डायरेक्शन इश्यू किया है, केस को कंसीडर किया है कि इल्लीगल जो सैंड माइनिंग है, जिसको कि 3 गवर्नमेंट्स हैं वो यहाँ पे रेगुलेट करें। 2019 के समय नालसा का केस आता है, पहले तो आप देखिए नालसा का जजमेंट है, फिर जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के रिगार्डिंग में जो एक्ट लाया गया था, अब उसके अंदर में कुछ चेंज किया जाएगा, उनका डिफाइन के अंदर में ट्रांसजेंडर पर्सन्स का जो डिफाइन है उसके अंदर में चेंज होगा। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे डिसीजन है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी हमने इराक के बारे में रीड किया था। इराक के वहाँ पे आप देखिए कि एक एरिया है जहाँ पे कुर्दिश पर्सन्स का प्रेजेंस है। कुर्दिश पर्सन्स का जो प्रेजेंस है उस एरिया को बोला करते हैं कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान है। इराक के वहाँ पे तो ये ऑटोनोमस रूल एरिया है। तो कुर्दिस्तान के अंदर में फ्रांस के एक सोल्जर हैं जो कि ईरान ने वहाँ पे अटैक किया, तो उसके अंदर में उनका डेथ हुआ है। तो ये कुर्दिस्तान रीजन के बारे में है। कुर्दिश कम्युनिटी जो अलग-अलग कंट्रीज़ के वहाँ पे पाई जाती है, कुछ सीरिया के वहाँ पे भी है, कुछ ईरान में भी है, कुछ इराक में भी है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का इश्यू कंटीन्यूअस है। अफ़गानिस्तान ने यहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाए हैं कि सिविलियन पर्सन्स के जो होम एरिया हैं उनको टारगेट किया है पाकिस्तान ने, जब अफ़गानिस्तान के वहाँ पे अटैक किया। और स्टूडेंट्स आप देखिए कि क्यूबा के बारे में है, क्यूबा के वहाँ पे जो एनर्जी क्राइसिस हुए हैं, तो उस उसके रिगार्डिंग में क्यूबा की जो लीडरशिप है वो डिस्कशन करेगा, किसके साथ में डिस्कशन करेगा? यूएस के साथ में डिस्कशन है वो रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो न्यूज़ है वो है ईरान के बारे में। ईरान में जो अटैक हुआ था उनकी सुप्रीम लीडर के बारे में मेंशन किया गया, जो पहले अटैक हुआ था जिनमें सुप्रीम लीडर का असैसिनेट कर दिया गया था यूएस एंड इजराइल ने, तो उसके बारे में मेंशन है कि उनकी बॉडी को किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ईरान के ही बारे में है, यहाँ पे जो बेसिकली ब्लास्ट के बारे में एलिगेशंस हैं, जो ईरान जो वेस्ट एशिया का सिचुएशन के पर्सपेक्टिव से, और रसिया के साथ में जो अदर कंट्री हैं वो भी ऑयल को परचेज कर सकते हैं। ये बेसिकली यूएस ने अपना जो ग्रांट है वो दिया है, जो भी वहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया है। पहले यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे कि अगर आप रसिया के साथ में ऑयल परचेज करोगे तो आपको जो लार्जर वे में जो पे है वो करना होगा, आपके जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर में टैरिफ है वो यूएस अप्लाई करेगा। स्टूडेंट्स एक लितानी रिवर के बारे में भी न्यूज़ था। लितानी रिवर जो कहाँ पे है? लितानी रिवर जो बेसिकली बॉर्डर एरिया क्रिएट करता है किसका? इज़राइल का, और आप देखिए कि लेबनान का। इज़राइल और लेबनान का बॉर्डर एरिया क्रिएट करता है। और लितानी रिवर के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में वहाँ पे हजीबुल्लाह का प्रेजेंस है। तो लितानी का जो ब्रिज है जिसको कि इजरायली फोर्सेज ने अभी क्रॉस किया है, लितानी एक रिवर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी